हेलो। देखिएगा हम अपना सेम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट वाली वीडियो के आगे। और देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन के बारे में, और हमने पढ़ लिया था रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर कोई भी लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने कुछ केसेस पढ़ लिए थे। और देखिए हम आगे पढ़ने वाले थे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इसके थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिकल का पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत इसमें से पूछ लिया जाता है, समझाता हूँ। देखिए क्या पूछा जाता है। देखिए क्या हुआ कि एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है। लाइक आप ये मान के चलिए कि एक ग्लास की छोटी सी ब्रिक, ग्लास की छोटी सी ईंट, ठीक है। तो अब इसके थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो देखिएगा ज़रा। देखिए हमारे पास ये कोई इंसिडेंट रे है, ये रही ए ओ, ठीक है ना। इसको बनाया कैसे आया तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा दो पिंस लगा लेते हैं, ठीक है ना। दो पिंस लगा लेते हैं यहाँ पर, और इस साइड से हम थोड़ा सा अपनी आंखों को स्लांट करके, थोड़ा सा तिरछा करके इन दोनों पिंस की इमेजेस को देखते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पिंस की इमेजेस हमें यहाँ कहीं दिख जाती हैं, यहाँ कहीं इन दोनों पिंस की इमेजेस, ऐसा ही होता है। फिर क्या करते हैं कि हम इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं जहाँ पर उसकी इमेजेस हमें दिख रही हैं, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेते हैं उन दोनों पॉइंट से पास होती हुई। और इन दोनों पिंस को निकाल कर भी, मतलब निकालने के बाद यहाँ से भी इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है। उसके बाद ये पॉइंट आपको मिलता है और ये वाला पॉइंट आपको मिलता है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, देखिए एक पॉइंट तो ये है जहाँ पर लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है, और अपने पास एक पॉइंट ये वाला भी है जहाँ पर लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपके पास हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हैं, जिन्हें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब अच्छा एक बात और, अगर हमें रीड करना है या हमें स्टडी करना है कि कोई भी लाइट किस तरीके से ट्रैवल करेगी जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम से या फिर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना लिया परपेंडिकुलर आई मीन से, ये भी हमने नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे देखिएगा I1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये रिफ्रैक्टेड रे है वाली और ये अपना नॉर्मल है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और देखिएगा सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसे I2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पर इसे एंगल ऑफ इमरजेंस E से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस इसीलिए E से लिख दिया है, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर R2 क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। बस एक सिंबल है, एंगल ऑफ इमरजेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है मतलब ये कहने का कि देखिए ग्लास स्लैब के जैसे ये जो लाइट रे थी वो ग्लास स्लैब के अंदर प्रेजेंट थी। अब ये जो निकल कर आई है बाहर, इमर्ज होकर आई है, बाहर निकल कर आई है। इमर्ज होता है मतलब प्रोड्यूस होना, निकलना, ठीक है, बाहर आना। तो इसीलिए इस वाले एंगल को यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए ई से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके चलिए अब देखिएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ पूछी जाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा सीधे सीधे। देखिए अगर हम इस इंसिडेंट रे को स्ट्रेट अवे पूरा लेके जाएँ बाहर तक, तो इसका पाथ एक्चुअली ये होना चाहिए था, ठीक है। तो होना चाहिए था ए से लेकर सी तक ये जो जा रहा है ये होना चाहिए था इसका पाथ, लेकिन ऐसा है तो है नहीं। ये लाइट रे फाइनली इस तरीके से यहाँ पर निकल के गई है। तो देखिए एक्चुअली इसका पाथ होना चाहिए था ये वाला, राइट, ये वाला, ठीक है, होना चाहिए था इसका पूरा पाथ, लेकिन ये निकल के आई है यहाँ पर इस वाले पर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये आपकी इमर्जेंट रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे का पाथ है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो पाथ है इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, एक्चुअली ये दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा ये वर्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर इस वर्ड की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तब आप बताएंगे कि व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द path of the incident ray and the emergent ray, the perpendicular distance between the emergent ray and the path of the incident ray इस इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज सेड टू बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी इसमें। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉज। देखिए पीछे हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, कौन कौन से? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के। ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी देखिएगा दो लॉज हैं जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला जो लॉ है वो तो वैसा ही है जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। क्या 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 देखिएगा, समझिएगा। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन। क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन। पहला तो ये लॉ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा जो दूसरा लॉ है ज़रा वो समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए क्या होता है, ये बात तो खैर हमको बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि जो एक लाइट रे जब एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है। एक बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अभी आपने नहीं पढ़ी ये चीज़, हम जब भी आगे पढ़ें जो मैथ्स में जो एक चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्री, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हालांकि अब तक आपने नहीं पढ़े हैं तो इसे थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट है, बट समझ लीजिएगा। तो देखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं बेसिकली होते क्या हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी जो साइड्स के रेशियो अगर हम निकालें, दो साइड्स का रेशियो अगर हम लेकर चलें, जैसे इसका लेकर चलें, इसका लेकर चलें, ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम रेशियोज़ लेकर चलते हैं तो हमारे पास 6 रेशियोज़ बनते हैं। तो 6 रेशियोज़ बनते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड कॉट, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाल फिलहाल देखिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ साइन के बारे में पढ़ लीजिए। तो देखिएगा तो जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिगार्डिंग, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए साइन की वैल्यू निकाल दें, जो आपको बोला था ना साइन, और ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी साइन की वैल्यू निकाल दें, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। देखिए साइन की जो असली स्पेलिंग है वो SIN नहीं है, साइन की जो स्पेलिंग होती है वो SINE होती है, SINE, ठीक है, बट शॉर्ट में इसको SIN लिख दिया जाता है। तो साइन I और साइन R इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि साइन I टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि साइन R इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा, इन दोनों की जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली डिवीजन करके जो वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा फिक्स्ड आएगी दो मीडियम के लिए, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई जगह पर n से लिख दिया जाता है, कई जगह पर r से भी लिख दिया जाता है, और कई जगह पर इसको म्यू से भी लिख दिया जाता है। म्यू कैसे बनता है? m बनाते हैं फिर ऐसे कर्व कर देते हैं उसको म्यू, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में n ज़्यादा मिलेगा, कहीं कहीं r दिख सकता है, बट n ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्या बोल रहा था कि दो लॉ समझ में आ गए। पहला होता है वही द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन, और सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन I टू द साइन R इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को ही मतलब इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू निकल कर आती है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। देखिए जो सेकंड वाला लॉ है ना इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो एग्जाम में सिर्फ ये बोल दें राइट स्नेल्स लॉ तो आपको वही लिखना है SNELL एपिस्ट्रोफी S स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ज़रा आगे। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो ये तो खैर आपको खैर बहुत क्लियर हो चुकी है बात कि हाँ भाई वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, सब आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ जी, तो देखिएगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तो ये हो गई कि साइन I और साइन I और साइन R के रेशियो है जो है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एक डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और भी डेफिनेशन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे
मैं पहले आपको सिंबल का मतलब समझा दूँ, उसके बाद बताऊँगा क्या चीज़ है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। मान लिया कि पहले वाली मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है और दूसरे वाली मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, ठीक है। पहले वाली मीडियम में v1 है, दूसरे वाली मीडियम में v2 है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो दोनों मीडियम्स में जो लाइट की स्पीड है उन दोनों का जो रेशियो है उसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। देखिए पहला वाला मीडियम है और दूसरा वाला मीडियम है, पहले मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे पहले से दूसरे में जा रही है ना, तो आप बोलेंगे इसे n21, मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखिए पहला मीडियम जो है उसको आपको रेस्पेक्ट देना है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, पहला जो है उसको आपको रेस्पेक्ट देना है। तो अब पहले मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, पहले वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है हमने उसे v1 सपोज कर लिया और दूसरा वाला जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड को हमने v2 सपोज कर लिया। तो v1 और v2 का जो रेशियो है उसे कहा जाता है n21। n21 मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। जो पहला वाला 2 है वो रिप्रेजेंट करता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर मान लीजिए n12 है, ठीक है, मान लीजिए अपने पास n12 है, तो इसका मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। देखिए जिसको रेस्पेक्ट देना है वो ऊपर आएगा, मान के चलिए आप, देखिए जिसको रेस्पेक्ट देना है वही से बात है ऊपर आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी आपकी v2/v1, ठीक है ना, मतलब कि सेकेंड वाली मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन फर्स्ट वाली मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लाइट रे ग्लास से वाटर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास से वाटर में, तो पहला वाला मीडियम कौन सा हुआ है, ग्लास, दूसरा वाला हुआ वाटर। तो आप लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास से वाटर में जा रही है ना, तो आप ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसे हमने वीजे लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, अपॉन वाटर में उसे हमने BW लिख दिया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VG/VW। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ में समझ में आ गई होगी बात। अच्छा अब देख लीजिए, मान लीजिए कि लाइट रे वाटर से डायमंड के अंदर एंटर कर रही है, वाटर से डायमंड में, तो पहला वाला मीडियम वाटर है, सेकेंड वाला मीडियम डायमंड है। तो आप इसे लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखिए पहला मीडियम कौन सा है, वाटर, तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर आएगी और जो डायमंड है उसमें लाइट की स्पीड नीचे आएगी, VW/VD, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, देखिए जैसे हमने n12 लिखा था, n12 का मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया था V2/V1, ये बनाया था ना, ठीक है। जिसको रेस्पेक्ट दिया जाता है उसमें लाइट की स्पीड ऊपर आती है, बात ध्यान रखिएगा। देखिए जो ऊपर है वो भी वेलोसिटी या फिर स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। देखिए स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, ऊपर भी और नीचे भी मीटर पर सेकंड ही है। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाली, ठीक है ना, बहुत मतलब ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपकी 2 वीडियोस बनाई जाएंगी इससे रिलेटेड, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपनी कन्वीनियंस से, ठीक है, लेकिन बनेंगी आज 2 वीडियोज़ आपकी डेफिनेटली। अच्छा आप समझिएगा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ और बातें। जैसे मान लीजिए कि अभी तो देखिए हम लोग बात करके चल रहे हैं एक मीडियम की दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सपोज टू बी कि पहला मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है और वहाँ से लाइट किसी और मीडियम में ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए कि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, तो आपको उसे NGA लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसे NG लिख दीजिए, ठीक है। NGA का मतलब भी वही है और NG का भी मतलब वही। NGA का मतलब क्या हुआ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। बट देखिए अगर आप विद रेस्पेक्ट टू एयर नहीं बोलते हैं, सिर्फ ये बोल देते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब भी यही है कि वो विद रेस्पेक्ट टू एयर होगा, ठीक है। देखिए अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर हम दोनों बातें लिखते हैं। लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू एयर बोला जा रहा है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इतना बोलिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ दिस। इसका मतलब यही है कि विद रेस्पेक्ट टू एयर।
ठीक है। तो देखिए पूरा समझा दो है क्या। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है कि एयर में से लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास में, तो एयर में लाइट की स्पीड ऊपर आएगी, एयर में लाइट की स्पीड ऊपर आएगी। समझाता हूँ, देखिए क्या, एयर में लाइट की स्पीड ऊपर और ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे। ठीक है, ऐसे ही होता है। देखिए एयर में जो लाइट की स्पीड है उसका जो सिंबल है वो एक अलग सिंबल भी है, उसे हम सी से भी लिखते हैं, सी। और अपॉन ग्लास में लाइट की स्पीड, जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। मतलब देखिए कितना हो गया है, ये हो गया लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हुआ करती है, एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज भी करें ना, तो लगभग वो आएगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है ये। मतलब 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी। 3 लाख किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि अगर सिर्फ ये बोला जाता है, जैसे मान लीजिए बोल दिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ दिस, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो इसका मतलब है कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एनडी से लिख सकते हैं। देखिए अगर उन्होंने सिर्फ इतना बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर कह रहे हैं। देखिए विद रेस्पेक्ट टू एयर कह लीजिए या फिर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम कह लीजिए, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना, दोनों में मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड और एयर में लाइट की स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैक्यूम आप समझते हैं ना, वैक्यूम एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर एयर भी नहीं है। ठीक है, ऐसा सपोज़ किया जाता है कि यूनिवर्स में वैक्यूम, मतलब यूनिवर्स जो है जब हम अपने अर्थ के बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट वैक्यूम है, वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सिर्फ इतना बोला जाता है, तो इसका मतलब है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी यहाँ तक आपको। इसके बाद एक मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। देखिए ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन, सिर्फ इतना बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 2.42। इसका मतलब है ये, ठीक है, कि 2.42 जो है वो क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 2.42। इसका मतलब होता है ये। तो अगर डायमंड को हटाकर कुछ और बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो आप क्या बताएंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 1.33। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक। ठीक है, यूनिट इसकी कोई होती नहीं है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा रहा नहीं है। अच्छा देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है N12 का मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो अगर इसे थोड़ा सा हम चेंज करें, थोड़ा सा मोल्ड करें, तो देखिए ऐसा मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब कि V2/V1, इसका मतलब ये है। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं इसमें, आप ये काम करिए कि आप यहाँ पर C को इंस्टॉल करिए, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट को इंस्टॉल करिए इसके अंदर। देखिएगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर। देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू, देखिए मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, C/V1/C/V2, इस वैल्यू को देख लीजिए। देखिए C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और V2 ऊपर चला जाएगा, तो ये V2/V1 ही निकल कर आएगा। मतलब समझना चाह रहे हैं, देखिए मैंने अपनी तरफ से इसमें C को इंस्टॉल कर दिया ऊपर और नीचे दोनों जगह, C/V1 और C/V2। देखिए C/V1 का मतलब क्या है, C/V1 का मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ N1 और नीचे वाले को लिख सकते हैं आप N2। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया, N12 इज इक्वल टू N1/N2, N12 इज इक्वल टू N1/N2। सिंबल का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, एक बात और है कि जो एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो विद रेस्पेक्ट टू एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं लेंसेज की तरफ। देखिए लेंस क्या हुआ करते हैं, मिरर में क्या था कि एक तरफ पॉलिश होता है, लेंस पॉलिश नहीं होता है, उसमें लाइट आर पार इधर उधर जा सकती है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ करता है। और स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा लेंस विच इज़ स्फेरिकल इन शेप, एनी ऑफ द लेंस विच इज़ स्फेरिकल इन शेप इज़ कॉल्ड स्फेरिकल लेंस, उसे स्फेरिकल लेंस कहा जाता है। और स्फेरिकल लेंस भी दो तरीके के ही हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखिएगा, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। देखिए कॉनकेव नाम से पता चला, इसमें केव जैसी बनेगी दोनों साइड। देखिए ये बनेगी ना केव जैसी, तो कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। डेफिनेशन की बात आए तो आप क्या बोलेंगे, अ स्फेरिकल लेंस विच इज़ थिक एट द मिडल एंड थिन एट द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब कि एजेस। तो अ लेंस विच इज़ थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, एंड अ काइंड ऑफ द लेंस विच इज़ थिन एट द मिडल, देखिए बीच में ये पतला है, एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अच्छा, एक बात और देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमने पीछे मिरर के केसेस पढ़े थे, पहला पढ़ा था कॉनकेव मिरर, दूसरा पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच करती हैं कॉन्वेक्स लेंस से। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स लेंस से मैच करती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉनकेव लेंस से करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे तो। कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से मैच करती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव लेंस से मैच करती हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। देखिए इसके बाद कुछ वही पुरानी डेफिनेशंस हैं, जैसे एक हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज़ द पार्ट। ये लेंस जिस स्फीयर में से काट कर बनाया जाता है, जैसे दो स्फीयर में से मिलाया निकाला जाता है लेंस को, दोनों को देखिए इस तरीके से दो स्फीयर्स हैं, तभी तो देखिए बीच वाला पोर्शन तभी तो इस तरीके से निकलेगा यहाँ से। तो दो स्फीयर्स की हेल्प से लेंसेज को बनाया जाता है। तो अगर बोला जाए कभी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जो मिरर था उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो उसका सेंटर होता है उसे बोला जाता है पोल, और यहाँ पर उसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसकी शेप के अकॉर्डिंगली मतलब इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए देखिए एक बात और, जो लेंस होता है उसमें दो तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस, दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो ही फोकस होंगे। इस वाले सरफेस का जो फोकस है वो ये रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिएगा ये रहा, ठीक है। और जो ये वाला सरफेस है इसका जो फोकस है वो ये रहा, और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। सेम वे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अपने कॉनकेव लेंस के बारे में, तो देखिएगा इस वाले सरफेस के लिए फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और इस वाले, क्योंकि देखिए अगर आप डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो यूँ बनेगा इस तरीके से, तो फोकस ये है ये वाला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से याद है पहले से ही कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ पर मिलता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ले यहाँ तक ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो ये हाफ है, हाफ वे यहाँ तक, यहाँ आपको फोकल पॉइंट या फिर फोकस मिलेगा इसका, एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है, ऐसे एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इनडायरेक्टली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल लेंथ पर मिलता है कि नहीं है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल लेंथ पर मिलता है। तो अगर आप इसे F1 करके कहकर चल रहे हैं तो आप इस C1 को 2F1 भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसे F2 कह रहे हैं तो आप इसे 2F2 भी कह सकते हैं। एक्चुअली डबल हो गया ना, दैट्स वाई इसे आप 2F2 या फिर 2F1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मिरर के केस में तो C1 C2 लिख रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि इसे 2F1 2F1 और F2 और 2F2 लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह आपको बताइए कि कोई भी ऐसी लाइन जो इस केस में कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है, तो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस की शेप के अकॉर्डिंगली जो उसका सेंटर होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। अपर्चर
अपर्चर देखिए जो भी ये लेंस का ये सरफेस है ये वाला ये, ठीक है ना, ये इसका जो सरफेस है इसकी जो एंटायर लेंथ है, ठीक है ना, जो उसका इफेक्टिव लेंथ है उसे बोला जाता है अपर्चर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे अपर्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी लेंथ को अपर्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं, देखिएगा फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के फोकस पर या फिर प्रिंसिपल फोकस पर। तो समझिएगा देखिए है क्या है जो फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस है लेंस का। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, देखिए अभी मैंने बात की थी आपसे एक कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करता है। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद उन्हें एक पॉइंट पर मीट करा देता है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी वही काम करता है कि देखिएगा ये लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना आप। देखिए शायद आपको डेफिनेशन याद होगी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती, मुड़ जाती है। इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये लाइट रेज यहाँ पर पैरेलल आ रही थी, जैसे ही लेंस तक पहुँची उसके बाद अपने पास से डेविएट होकर मुड़कर एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, ये फोकस, ठीक है ना। तो ये है, तो देखिए जो कॉनकेव मिरर था वो भी ये काम कर रहा था, बस अंतर ये था वहाँ पर कि वहाँ पर जो लाइट रेज होती हैं रिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ पर उसी डायरेक्शन में वापस आती हैं, जैसे यूँ ऐसे आती हैं, ऐसे ही तो था, ऐसे लौट आती हैं। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर पास आउट होंगी क्योंकि ये लेंस है, ये मिरर नहीं है, इसमें लाइट रेज दूसरी तरफ निकल कर जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका फोकस कहलाता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, मीट कर देता है, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में, तो जो लाइट रेज ये पैरेलल आती हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से देखिए डाइवर्ज हो जाती हैं, बट जब आप इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मीट होती है, अपीयर होती हैं, ठीक है, अपीयर होती हैं, यहाँ पर मीट होती है, लेकिन एक्चुअली ये डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। देखिए यही जो पॉइंट्स हैं ना इनके फोकस कहलाते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट in case of convex lens and appear to meet at a point in case of concave lens, this point is said to be the focus or principal focus, ठीक है। तो क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस और क्यों इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, समझ में आ गया होगा। कन्वर्ज कर देना, एक पॉइंट पर मीट करा देना, और डाइवर्ज कर देना मतलब फैला देना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा जो कुछ रे डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम लोग आगे रे डायग्राम्स अपने बनाएंगे, वही पुरानी केस हैं। देखिएगा कॉनकेव मिरर जो था उसमें 6 केसेस थे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे, ठीक है। और जो अपने पास कॉनकेव लेंस होगा उसमें 2 केसेस होंगे, ठीक है। फिर इसका भी साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर ये चैप्टर जाके कहीं ख़त्म होगा, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। चलिए तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद ये जो रे डायग्राम्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग बात करते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्रैक्शन के बाद देखिए फोकस से निकल जाती है। और अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में, तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, बट हम उसे जब आगे पास आउट करते हैं ना तो फोकस से पास होती हुई जाती है, वो अपीयर होते हैं। एक्चुअली ये रियली मीट नहीं करती है, इसे अपीयर होती है। तो अपीयर होने की वजह से आप ये बात कह सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, उसका जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस होता है, रियल फोकस नहीं होता, और इसका फोकस रियल फोकस होता है। इसका देखिए उल्टा केस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और इसमें कोई लाइट रे अगर टुवर्ड्स द फोकस जा रही है तो ये भी रिफ्रैक्शन में पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आता, वो स्ट्रेट वे जाती है। देखिएगा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर वो कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद देखिएगा ये जो है इमेज फॉर्मेशन, ये हम लोग दूसरे वाली वीडियो में करते हैं, कोशिश करते हैं इसे चैप्टर आज ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ठीक है। ओके बाय।